हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस में। आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीएस की क्लास। तो आज से पहले मैंने 3 क्लासेस आपके लिए हैं, तो उसमें मैंने उत्तर मध्यकाल पूर्व मध्यकाल आपको ख़त्म करा दिया था। तो उसके बाद मैंने आपको कल लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि हम इसके बाद शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कर लिया था कि लास्ट टाइम भारत के अंदर शासक आता है जिसका नाम होता था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी ही वो पहला शासक होता है जो भारत में आया था अपने शासन को की स्थापना करने के लिए। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो कैसे उसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, उसके अंदर हम अलग अलग वंशों की बात करेंगे। तो हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से। उसके अलावा जो इसके पहले की जो अगर किसी को वीडियो देखनी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप उनको देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का समय काल माना जाता है 1206 से लेकर और 1526, क्योंकि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी के रूप में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और लास्ट जो दिल्ली सल्तनत का शासक होता है, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता है, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी के बीच के कार्यकाल को ही हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत को हमने दिल्ली सल्तनत ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर वो दौर शुरू हो जाता है, यहाँ पर जो भी शासक आता है वो अपने आप को सुल्तान कहकर बुलाता है, और इसीलिए ये काल कहलाता है दिल्ली सल्तनत का काल। इसके बारे में मैं पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत बेसिकली थी क्या। तो दिल्ली सल्तनत वो दौर था 1206 से लेकर 1526 का। इसके लिए दिल्ली सल्तनत में हम अलग अलग कई प्रकार के वंशों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको उनकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुमुक्लक वंश, या फिर इसी वंश को कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश यही कहलाता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का समय काल था 1206 से लेकर और 1290 तक। इसके अंदर भी हम अलग अलग शासकों को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश, और खिलजी वंश का समय होता है 1290 से लेकर और 1320 तक। ठीक है जी। खिलजी वंश के बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश ही कहलाता है 1320 से लेकर 1414। और इसके बाद एक और वंश आता है जिसको हम बोलते हैं सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश का कार्यकाल था 1414 से लेकर और 1451 तक। ठीक है जी। सैयद वंश, एक और वंश है जिसको मैं नीचे लिख रहा हूं, उसका नाम है लोदी वंश। लोदी वंश, और लोदी वंश का टाइम था 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है जी। तो बात हमने की दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में हमें 1, 2, 3, 4 और 5 वंशों को पढ़ना है। सबसे पहले मुमुक्लक वंश या फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर इसमें मैं बात करूं तो ये वो वंश था जो कितने साल तक चला? लगभग 84 साल तक चला। और ये वंश लगभग 30 साल तक रहा। और ये वंश लगभग कितने साल तक रहा? ये तो ये रहा 80 और 14 94। और ये होता है लगभग 35 साल, और ये होता है लगभग 75 साल। ठीक है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश कौन सा था? तो हम कौन सा बताएंगे? तुगलक वंश। और सबसे छोटा वंश कौन सा था? तो हम कौन सा बताएंगे? खिलजी वंश। यहां से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह था बेसिक इंट्रोडक्शन दिल्ली सल्तनत थी क्या। तो दिल्ली सल्तनत में हमें बेसिकली पढ़ना है 5 वंश को, और 1206 से लेकर 1526 का दौर ही कहलाता है दिल्ली सल्तनत।
ठीक है जी। तो ये वो 5 वंश है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और प्रत्येक वंश में एक एक शासक आएगा जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो अब मैं आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास है, तो उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल डीपली चीजें पढ़ा रहा हूँ। इतनी डीपली चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं क्लास में, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक बात की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक बात की जानकारी दे रहा हूँ। तो वीडियो को देख लिया करो, उससे बेनिफिट ही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की या फिर मुगलक वंश की। ओके जी, ओके जी। तो बात करते हैं गुलाम वंश की या मुगलक वंश की। मुगलक वंश या फिर यही कहलाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है। इसका समय हमने लिख लिया 1206 से लेकर और 1290 के बीच में। ठीक है, क्लियर है जी। तो इससे पहले मैं बात कर रहा हूं तो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1206 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद ये शुरुआत हो जाती है, इन बातों की चर्चा होती है कि मोहम्मद गोरी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद गोरी का एक भी बेटा नहीं था, बल्कि मोहम्मद गोरी की 3 पुत्रियां थी, मोहम्मद गोरी की 3 बेटियां थी। तो मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र तो नहीं था, लेकिन मोहम्मद गोरी के पास बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे, और मोहम्मद गोरी ये बोला करता था कि किस राजाओं के पास एक पुत्र होता है, 2 पुत्र होते हैं या 3 पुत्र होते हैं, लेकिन मेरे पास तो हजारों पुत्र हैं। वो अपने गुलामों को अपने पुत्र माना करता था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मोहम्मद गोरी के मुख्य रूप से 4 गुलाम से, उनमें से मैं 3 की बात कर रहा हूँ। एक का नाम मैंने आपको बताया था कल, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम मैंने आपको बताया यलदौज, और तीसरे का नाम बताया मैंने आपको कुबूचा। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं, कुबूचा, दूसरा था यलदौज, और तीसरा जैसे हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं यहां से बात करूं तो यलदौज को मिलता है अफगानिस्तान का एरिया, कुबूचा को मिलता है पाकिस्तान का क्षेत्र, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है भारत का क्षेत्र। ओके जी, तो इस व्यक्ति को मिलता है, यलदौज को मिलता है अफगानिस्तान, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, इसको मिलता है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है भारतीय यानी कि दिल्ली वाला एरिया, यानी कि लगभग उत्तर भारत इसके हिस्से में आता है। तो उसकी मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य है इन तीनों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो इसमें से हम बात करें केवल कुतुबुद्दीन ऐबक की। हाँ, एक और दोस्तों कि लास्ट क्लास में मैंने 1-2 बात बोल दी थी। मैंने बोल दिया था कि गुजरात के अंदर माउंट आबू है, लेकिन माउंट आबू देखो राजस्थान में है, वो गलती से बोला गया था। एक आध बार जो बोला जाता है उसको आप देख लिया करो, एक आध चीजें स्किप हो जाती हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके जी, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक ही होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल होगा 1206 से लेकर और 1210, 1206 से लेकर 1210। तो बात क्लियर है कि तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश तो सिंपल सी बात है, इसका कौन सा वंश है, गुलाम वंश, जैसे हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश, इसका वंश का नाम था गुलाम वंश। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जन्म होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म होता है लगभग 1150 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म होता है 1150 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुराना नाम था कुतुब-उद-दीन, कुतुब-उद-दीन ऐबक। ठीक है जी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा नाम था कुतुब-उद-दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था। और इस वंश के अंदर ज्यादातर गुलाम आते हैं, इसीलिए हम इस वंश को ही क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मैंने बात कर ली कि गुलाम वंश का शासक था, 1150 में इसका जन्म होता है, इसका पूरा नाम था कुतुब-उद-दीन ऐबक। ओके जी, इसके बारे में एक आधी और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसने क्या क्या कराया था।
तो अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने टाइटल लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा दान किया करता था। ये व्यक्ति लाखों में दान किया करता था और इसीलिए हम इसे लाख बख्श कहते हैं। या फिर इसी ने ही एक उपाधि धारण की थी सिपाह सलार। इसका मतलब होता है सेनापति, इसका मतलब होता है सेनापति। ओके जी, सेनापति। और एक और बात कि जैसे हमने बात की दिल्ली सल्तनत के अंदर सारे के सारे शासकों को ही सुल्तान कहते हैं, यानी सारे शासक अपने आप को सुल्तान बोलते थे। लेकिन इस वंश का पहला ही शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की, अपितु इसने एक शिल्पसार यानी सेनापति के रूप में काम किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, या फिर गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन हुआ? तो आप इसका नाम नहीं लोगे, आप इसका नाम लोगे इल्तुतमिश का हम नाम लेंगे इसमें। ओके जी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुल्तान की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसने अपनी राजधानी बनाई, दिल्ली को भी बनाया इसने अपनी राजधानी, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को भी बनाया, लाहौर। ठीक है जी, ओके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और मोहम्मद गौरी का ही ये दामाद भी था। ठीक है जी, दामाद भी था मोहम्मद गौरी का। एक बात, अगली बात अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो व्यक्ति था जिसने अपने कार्यकाल के दौरान 1199 में भारत में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। देखो मैं बात कर रहा हूं कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको कंप्लीट कराएगा अगला शासक जिसकी हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। तो 1199 में शुरुआत होती है किसकी? शुरुआत होती है कुतुब मीनार के निर्माण की, कुतुब मीनार के निर्माण की। ठीक है जी, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत हो जाती है 1199 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार कहां पर है? सारे जानते हैं कहां पर है, ये दिल्ली के अंदर है। और कुतुब मीनार ही विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जो ईंटों के द्वारा बनाई गई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है जी? इसकी ऊंचाई है 72 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से, केवल ईंटों से बनाई गई मीनार का नाम है कुतुब मीनार, जिसकी निर्माण की शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में। और इसी कुतुब मीनार की निर्माण को कंप्लीट कराते हैं इल्तुतमिश। 1229 में जाकर इसका काम खत्म हो जाता है, यानी ये कंप्लीट हो जाती है जी। ठीक है जी, कंप्लीट हो जाती है, इसका निर्माण पूरा हो जाता है 1299 में। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश की बात मैं अगली वीडियो में आपसे करूंगा। एक बात यहां से क्लियर होती है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत के अंदर या फिर दिल्ली में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें से हम बात करेंगे, एक तो अजमेर में बनाया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। आपने पढ़ा होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बना हुआ है? अजमेर में, अजमेर में। ठीक है जी। और दूसरे का नाम है कुवैत अल इस्लाम, कुवैत अल इस्लाम। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? मस्जिद है। ये अजमेर में बनाई गई है और ये दिल्ली में बनाई गई है। इन दोनों का ही निर्माण कौन करवाता है? इन दोनों का ही निर्माण करवाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है जी, दोनों का ही निर्माण करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय अपने ही घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1210 में अपने ही घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है
कुतुबुद्दीन ऐबक की, जब वो पोलो खेल रहा था, पोलो एक खेल होता है जिसको घोड़े से पर बैठकर हुक्की से खेला जाता है, तो उस समय वो घोड़े से गिर गया था और उसी वजह से मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो एक अलग बात है कि गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, लेकिन आपसे सिंपल अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, ओके जी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में, तो उसके बाद फिर से यही बात उठती है कि इसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो सेम ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कोई पुत्र नहीं था जी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इतिहासकार इसके पुत्र की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत होते हैं कि इसका कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद 1210 में जो गुलाम वंश का अगला संस्थापक बनता है उसका नाम होता है आराम शाह। आराम शाह। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि इसका कोई पुत्र नहीं बल्कि इसका कोई संबंधी था, इसका कोई सगा संबंधी था। यानी इस बात पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन इतना क्लियर होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक आता है आराम शाह, जो बहुत ही थोड़े समय के लिए ही रहता है। बस 8 महीने का ही शासन होता है आराम शाह का। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कार्यकाल को छोड़कर जाता है तो बहुत ज्यादा हलचल हुआ करती थी, और दिल्ली की सल्तनत को संभालने के लिए एक योग्य शासक की जरूरत थी। और आराम शाह बिल्कुल ही योग्य शासक नहीं था, एक नालायक शासक था आराम शाह। इसीलिए केवल 8 महीने में ही इसको गद्दी से उतार दिया गया, और इसके द्वारा अपने ही व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र करके वहां पर यूपी के अंदर एक स्थान था बदायूं नामक स्थान पर, वहां का एक सूबेदार हुआ करता था। वहां पर दिल्ली के ही अमीरों ने उसे बुलाया था कि आप आइए और आक्रमण कीजिए, और वहां का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश। और यहीं पर एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं जून का युद्ध। ठीक है जी। और जून का युद्ध किसके किसके बीच में होगा? तो एक तरफ तो था आराम शाह और दूसरी तरफ था इल्तुतमिश। और इस युद्ध में विजय होती है इल्तुतमिश की और हत्या कर दी जाती है आराम शाह की। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला या गुलाम वंश का अगला संस्थापक के रूप में आता है कौन? इल्तुतमिश। तो इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत के 2 शासकों की बात की। पहले की बात की कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए आया आराम शाह। केवल 8 महीने के लिए ही शासन किया आराम शाह ने। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा, और अगले शासक के रूप में काम करता है इल्तुतमिश, जो लंबे समय के लिए शासन करता है। लगभग 1211 से लेकर 1236 तक का कार्यकाल होता है इल्तुतमिश का, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक मैंने आपको छोटा सा कराया। यहाँ पर एक शासन क्लियर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का और आराम शाह का। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो बने रहिए और देखते रहिए मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।